नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन वॉइस के इस चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप इस लॉकडाउन में सुरक्षित होंगे और अपने घरों में पढ़ाई का आनंद उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्या बीपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है। क्या बीपीएससी को प्रथम प्रयास में क्लियर किया जा सकता है अच्छे रैंक से। इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग के सामने बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने प्रथम प्रयास में ना सिर्फ बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम बल्कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को भी क्लियर किया है, वो भी अच्छे रैंक से, रैंक 1, 2, 3 इस टाइप के रैंक से। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लॉजिकली पॉसिबल है कि इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, अब जब ये तय हो गया कि इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है, तो इसके बाद अगला सवाल ये उठता है कि क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ कि नहीं। ये सवाल आपको अपने से पूछने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इस सवाल को आप कैसे पूछेंगे, कौन कौन आधार होगा, उस बेसिस को हम तलाशते हैं, खोजते हैं कैसे करिएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अब समझिए ये बात कि बीपीएससी का एग्ज़ाम एक जर्नी है, या इवन कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम होता है या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, वो एक जर्नी के रूप में। जर्नी क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम एक लंबी अवधि में कंप्लीट होता है। अगर आप यूपीएससी की भी बात लें, जो कि सबसे कम अवधि में कंप्लीट होने वाला सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, वो 1 साल लगाते ही लगाता है। और अगर आप स्टेट पीसीएस की बात करें, बीपीएससी की बात करें, या यूपी पीसीएस की बात करें, या एमपी पीसीएस की बात करें, 1 साल से ज़्यादा लगता है। यानी कि आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी अवधि तक चलती है। तो ये एग्ज़ाम क्या खोजता है? ये एग्ज़ाम आपका मेहनत ही नहीं खोजता है, आपका एजुकेशनल लेवल ही नहीं खोजता, आपका ज्ञान ही सिर्फ नहीं खोज रहा है। ये एग्ज़ाम आपसे साइकोलॉजिकल फिटनेस और मेंटल टफनेस खोज रहा है। यानी कि आप मानसिक रूप से कितने ताकतवर हैं, मानसिक रूप से कितने तैयार हैं इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए, इस एग्ज़ाम की रेस में दौड़ने के लिए। तो इस एग्ज़ाम को बेसिकली इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक मैराथन का रेस है, जिसमें आप लोग अभी दौड़ना तो चालू कर देंगे, लेकिन इसकी मंजिल आने में समय लगेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जिस पे बात करना ज़रूरी है। बीपीएससी एग्ज़ाम, देखिए इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, वो एसडीएम का मिलता है, और पुलिस सर्विसेज में डीएसपी का पोस्ट मिलता है। ठीक है, अब अगर आप एसडीएम का पोस्ट या डीएसपी का पोस्ट चाह रहे हैं, तो आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप इस पोस्ट को क्यों चाह रहे हैं। कहीं ये पोस्ट आपको अपनी ओर अट्रैक्ट तो इस सेंस में नहीं कर रहा है कि भाई इस पर बहुत सारा रुतबा है, पैसा है, इस पर हम आगे बात करेंगे, इस सेंस में तो नहीं कर रहा ना। तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप डीएसपी या एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं। सेकेंड चीज़, एक हम फॉर्मूला डिवाइस करेंगे, 2SP and 3P फार्मूला। कौन फार्मूला? 2SP and 3P फार्मूला, जिसके तहत हम निकालने की कोशिश करेंगे उस सभी कॉमन ग्राउंड को जिसके आधार पे लोगों ने पहले भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है इस एग्ज़ाम को। और तीसरा हम लोग बात करेंगे क्वालिटी कंटेंट पे, कि हमको कहाँ से क्वालिटी कंटेंट मिल सकता है और कैसे हम इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है कि आप एसडीएम या डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं। इस पे आपको अपनी सोच खुद ब खुद बनानी होगी। ये सोच 2 स्तर पे बनेगी। एक सोच तो हो सकता है कि आप इंटरव्यू जो देने जाइएगा जिस भी सिविल सर्विस एग्जाम का, वहाँ आपसे पूछा जाए कि वाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, वाई डू यू वांट टू बिकम एन एसडीएम ऑफिसर, और वाई डू यू वांट टू बिकम डीएसपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए कि जब आपसे इंटरव्यू लेने वाला ये पूछेगा कि आप एसडीएम या डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं, तो एक आंसर आपका ये होगा। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आंसर ये है कि आप अपने अंदर इंटरनलाइज कैसे किए हुए हैं कि आप डीएसपी या एसडीएम कैसे बनना चाहते हैं। ये बात आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। देखिए, अगर आप एसडीएम या डीएसपी बनना चाहते हैं सिर्फ पैसे के लिए या शोहरत के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए या खुद के लिए, तो ये आपको अलग अलग रास्तों पे ले जाएगा। अगर आप पैसे के लिए बनना चाहते हैं, तो ये आपको उस डायरेक्शन में मोड़ेगा जहाँ पे आप थोड़ा अनइथिकल तरीके से सोचना चालू कीजिएगा, जिसका प्रभाव आपकी तैयारी पे पड़ेगा। आप ये सोच सकते हैं कि भाई ये तो बाद की बात है
कि मैं क्या करूँगा, कैसा ऑफिसर बनूँगा, मैं सही ऑफिसर बनूंगा या करप्ट बनूंगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर उसका सोच अभी मन में बैठाए हुए हैं तो वो चीज़ आपकी तैयारी को अभी अफेक्ट करेगी। आप अनइथिकल तरीके, अनैतिक तरीके की ओर जाएंगे। अगर आप शोहरत के लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आप डे ड्रीमर बन जाइए, मतलब दिन में सपने देखने टाइप से हो जाइएगा कि भाई मैं DSP बनूंगा, SDM बनूंगा तो ये करूंगा, लोग ऐसे पूछेंगे वैसे पूछेंगे। तो एक तरीके से आप इसमें भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अपने परिवार के लिए आप अगर सोच रहे हैं कि मैं DSP SDM बनना चाहता हूँ तो इसमें एक तरीके से आप ऐसा हो जाएगा कि जो आपके परिवार के प्रति किसी ने अभी गलत किया है या किसी ने भी कुछ आपके साथ मनमानी करने की कोशिश की है तो वो सब चीज़ें आपके माइंड में आएगी कि मैं DSP बन जाऊंगा, SDM बन जाऊंगा तो उससे बदला लूँगा। ये सब चीज़ें देखिए एक तरीके से डाइवर्जन है, आपको अपनी पढ़ाई से खींच रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप अगर SDM या DSP बनिएगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई की वजह से बनिएगा। ये सब सोच जो भी है, ये सब चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, इधर उधर ले जाएगी। आपको लग सकता है कि समाज में अभी ये बुराई है, वो बुराई है, दहेज प्रथा है, महिलाओं को जला दिया जाता है, क्राइम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैं जैसे ही SDM और DSP बनूंगा तो ठीक कर दूंगा। ये सब चीज़ें आपको विचलित करेगी। आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें मतलब मेरे को खींच रही हैं अपनी ओर और मैं डिस्ट्रैक्ट होकर अपने रास्ते से, अपनी पढ़ाई से दूर होते चला जा रहा हूँ। और लास्ट पॉइंट आता है कि क्या आप खुद के लिए बनना चाहते हैं, क्या खुद के लिए ऐशो आराम और ये सब सुख सुविधा बनाना चाहते हैं। ये भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि आप SDM या DSP क्यों बनना चाहते हैं ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये सब पॉइंट्स आपके मन में आ रहे हैं, देखिए स्वाभाविक है ये सब पॉइंट्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी के मन में नहीं आते या मेरे मन में नहीं आते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, यही सब चीज़ है जो कहीं ना कहीं आदमी के मन में घूमता है और ये सब चीज़ अट्रैक्ट करता ही करता है माइंड को। लेकिन इस पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस पर नहीं कीजिएगा तो आपको ये पढ़ाई से भटकाएगा। और एक फार्मूला हमेशा याद रखिए कि पढ़ाई के बिना आप नहीं बन सकते, चाहे कोई कितना भी हाथ पैर आपको मार ले, कोई आपको कितना भी मदद कर ले। ठीक है, तो इन सभी थॉट्स को देखिए ख़त्म नहीं होंगे, इन सभी थॉट्स को आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है मतलब आपको पढ़ाई में इन सब बाधा ना बने, इन सब चीज़ों को रोकना है। अब बहुत सारे UPSC टॉपर्स के इंटरव्यू सुन लीजिए या BPSC टॉपर्स के इंटरव्यू सुन लीजिए। देखिए कोई भी आपको क्लियरली ये नहीं बताएगा कि ये सब नहीं करना है। ये इसलिए नहीं बताता क्योंकि उनको मतलब इस टाइप से उन्होंने किया तो ज़रूर है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि भाई ऐसे ही हम लोग करते थे या हम लोग ऐसे ही रास्ते पे आगे बढ़े। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इन सभी थॉट्स को काटा, अपने थॉट्स को आने से रोका, तभी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए। क्योंकि देखिए अगर आप कोई लंबी रेस में दौड़ रहे हैं तो इतना चीज़ याद रखिए कि भाई लंबी रेस में हमेशा शक्ति का सही सदुपयोग ज़रूरी है। क्योंकि लंबी रेस में शक्ति धीरे धीरे आपकी छीन होती जाएगी, आपका जो समय है वो कम होते जाएगा। तो उस चीज़ को, उस शक्ति को, उस समय को सही जगह लगाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाइएगा तो आप हार जाइएगा ये रेस, फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाइएगा। ठीक है, तो इन सभी तो पहली सीख ये हुई कि ये सभी थॉट्स को कंट्रोल करना। ये थॉट्स आएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, एकदम नॉर्मल बात है, इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं है, ये सबके मन में आता है और सब इसको कंट्रोल करते हैं। सब नहीं, मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं वो इसको कंट्रोल कर लेते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहले सीख ये हुई कि आपको ये सब थॉट कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक फार्मूला बनाया गया है जिसको बोलते हैं 2S and 3P फार्मूला। आप जितने भी टॉपर हैं उनके वीडियो उठा के देख लीजिए, यही सब बात वो आगे पीछे घुमा घुमा कर बोलते हैं और यही सब चीज़ें उनके दैनिक कार्यकलाप जो होता है उसमें झलकता था या झलकता है। अभी देख लीजिएगा आप 1-2 वीडियो, उसके बाद आप समझ में आ जाएगा कि ये सबका सारांश निकाल के मैंने निकाला है सब में से और इस फार्मूला को बनाया है। देखिए ये 2S and 3P फार्मूला क्या है। इसमें 2S जो S है वो स्टैंड करता है सिलेबस और स्ट्रैटेजी के लिए, और P 3P है, वो तीनों P स्टैंड करते हैं पेशेंस, परसिवरेंस और पागलपन के लिए। ये फार्मूला कैसे काम करता है, आपको कैसे यूज करना है, ये भी मैं बताऊंगा और इस चीज़ को सीखिए। देखिए अगर नहीं सीखिएगा तो फिर इस वीडियो को मतलब नहीं, आप इस वीडियो को यहीं पे रोक सकते हैं।
इस वीडियो को समझिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ काम नहीं करता है तो आप जाके क्रॉस चेक कीजिए किसी भी टॉपर्स के वीडियो से, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे चेक करना है, आप इसको देखिए। देखिए सबसे पहला आता है सिलेबस। तो सिलेबस में सबसे पहले ये आता है कि क्या आपको बीपीएससी के सिलेबस की अच्छी समझ है, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको यूपीएससी के सिलेबस की अच्छी समझ है। अब सवाल ये भी उठता है कि अच्छी समझ से क्या मतलब है। तो इसका आंसर ये होगा कि क्या आप ये जानते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उसमें से कितना एग्ज़ाम में फ्रूटफुल होगा, मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाने की उसकी पूछे जाने की उसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए स्ट्राइक रेट होता है ना, जैसे बैट्समैन खेलता है तो एक गेंद पे कितना रन बनता है, वो स्ट्राइक रेट बताता है। उसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस तो बहुत वास्ट है। देखिए सिविल सर्विसेज का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आपको कौन से टॉपिक पढ़ने से आप कितने क्वेश्चन को हिट कीजिएगा, ये आपको स्ट्राइक रेट पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मोटा मोटी सिलेबस की समझ बना है तो सिलेबस देखिए आप सबको जानते हैं भाई, हिस्ट्री पूछा जाएगा, पॉलिटी पूछा जाएगा, इकॉनमी पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ये 6-7 चीज़ें हैं। तो क्या जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, क्या वही हिस्ट्री का क्वेश्चन बीपीएससी में आता है, जबकि हिस्ट्री का सिलेबस तो दोनों जगह सेम है। क्या आप इस तरीके से सोचिए, क्या पॉलिटी का जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है वही पॉलिटी का क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है, तो आंसर आएगा नहीं, दोनों में अंतर है, ठीक है। और वास्तविक तौर पे भी देखिएगा तो दोनों में अंतर है, हालांकि टॉपिक सेम रहते हैं। अगर प्रेसिडेंट टॉपिक है तो टॉपिक सेम है, लेकिन दोनों से जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको सिलेबस इस टाइप से समझना है कि जो हमको एग्ज़ाम में काम आए। ये नहीं कि सिलेबस रट के बैठ गए और हमको एग्ज़ाम में काम ही नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिलेबस को एग्ज़ाम ओरिएंटेड करके समझिए कि मतलब एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। क्या हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्या इकोनॉमिक्स से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, कि सभी से बराबर सवाल पूछे जाते हैं, कि करंट अफेयर से ज़्यादा सवाल रहता है। ये सब चीज़ समझने वाली बात है, और यही सिलेबस की सही समझ का पैमाना है और पैरामीटर से उसको नापने का। तो देखिए बीपीएससी की जहाँ तक बात करते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है, 3 स्टेज है हर एक सिविल सर्विस एग्जाम में होते हैं। तो जब प्रीलिम्स की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ मन में गांठ बांध लीजिए, उसको याद कर लीजिए कि प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा सवाल आपके हिस्ट्री से रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल हिस्ट्री से रहेंगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर है सवाल का वो रहेगा करंट अफेयर्स। अभी का जो रिसेंट ट्रेंड है, जो 59वीं से 62वीं एग्ज़ाम के बीच में एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें चेंजेस जो हुए, वहाँ पे पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया, जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे पहले का पैटर्न में आपको जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जो 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं का जो एग्ज़ाम हुआ उसके क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए। हिस्ट्री के बाद आपको करंट अफेयर्स के ही सवाल मिलेंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट आता है बिहार स्पेशल, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। थर्ड नंबर पे है बिहार स्पेशल, और फोर्थ नंबर पे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली टेक्नोलॉजी वाला पार्ट नहीं पूछा जाता, साइंस वाला जो ट्रेडिशनल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो ये समझ आपको बनानी पड़ेगी। देखिए मैं इसमें बीपीएससी का सिलेबस आपको पूरा उस तरीके से नहीं डिस्कस करूँगा, पूरा डिटेल में जाके डिस्कस नहीं करूँगा। मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सोचना है। देखिए मेंस में आते हैं तो आप जाके देखिए मेंस के क्वेश्चन। मेंस में 80 से 90% जो टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन नहीं मैं बात कर रहा हूँ, टॉपिक्स वो रिपीट होते हैं, उसी टॉपिक से सवाल आता है। कभी कभी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाता है, ज्यों का त्यों, मतलब पूरा कट पेस्ट मार दिया जाता है क्वेश्चन का। तो हमको टॉपिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप जाके इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो होता है वो उसमें बच्चे टफ मानते हैं, उसको फंसते हैं। वहाँ जाके आप देख लीजिए एग्रीकल्चर से सवाल आता ही आता है। वहाँ जाके आप देख लीजिए मॉनसून पे जो बिहार की कृषि व्यवस्था वो कितनी आधारित, इस टाइप का सवाल आता ही आता है। आप जाके देखिए हिस्ट्री तो सेक्शन पूरा रिपीटेड होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे लोग बताते हैं, आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं हिस्ट्री क्वेश्चन रिपीटेड होता है। आप जाके वहाँ देखिए पॉलिटी के क्वेश्चंस गवर्नर से आएंगे ही आएंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन उठा के देखिए आप, सेंटर स्टेट रिलेशन से आएगा ही आएगा।
आप जाके उठाइए वहाँ आईआर का सिलेबस, आईआर के सिलेबस में आप देखिएगा जो नेबरिंग कंट्रीज है उससे सवाल आते ही आते हैं, या कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशन है, या कोई चर्चा में रहा है न्यूज़ में, तो वो सब आता ही आता है। तो एक टाइप का इस टाइप का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए कि मेंस में हमको अप्रोच कैसे करना है। मेंस में अगर आप पढ़ने बैठ जाइएगा सारे टॉपिक्स, तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं कंप्लीट कर पाइएगा सभी टॉपिक्स को, क्योंकि 1000 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है उसको तैयार करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे अभी आप देखिए तो अभी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन चर्चा में है। सबसे प्रमुख चर्चा में है WHO। WHO में बहुत सारे, जैसे अमेरिका भी विद्रोह कर दिया कि भाई हम इसमें फंडिंग नहीं देंगे, बैकआउट कर जाएंगे, दिस दैट बहुत सारी चीज़ें हुई। तो WHO पे बहुत संभावना है कि आने वाले मेंस में सवाल आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको खोजना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा और उसी टाइप से आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे फिनांस कमीशन है, फिनांस कमीशन पे सवाल आना ही आना है, लोग माने ना माने। देखिए फिनांस कमीशन पे पहले भी सवाल आ चुका है, आप जाके देखिए। वही मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक्स आपको खोजना है और उस टाइप से टॉपिक खोजने की आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हमको टॉपिक खोजना है। ठीक है, पॉल्यूशन पे सवाल आता ही आता है, आप देखिए साइंस का जो सेक्शन है। और थर्ड चीज़ आता है इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू व्यक्तित्व का, आपका व्यक्तित्व चेक करता है कि कैसे आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रेशर को हैंडल करते हैं, कैसे 10 लोगों को हैंडल करते हैं। तो ये देखिए 1 दिन 2 दिन में नहीं आएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जितने भी लोगों से मिलते हैं उनसे बातचीत का एक स्टैंडर्ड बनाइए, उनसे बातचीत करने का एक तरीका विकसित कीजिए, जो धीरे धीरे आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। और यही धीरे धीरे आपकी मतलब बेसिकली आदत बन जाएगा और आप स्टैंडर्ड बना लीजिएगा, जो कि आप BPSC में यूज कर सकते हैं और उससे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। बहुत सारे लोग BPSC के इंटरव्यू में बहुत ही कम मार्क्स स्कोर करते हैं, जिनकी वजह से कभी कभी सिलेक्शन तो हो जाता है लेकिन रैंक नहीं आ पाता है। फिर वो SDM और DSP बनने वाला सपना रह जाता है और फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि सिलेबस की कितनी अच्छी समझ है आपको, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप जाके इंटरव्यू सुनिए सभी टॉपर्स का, वो क्या बोलते हैं कि भाई आप सिलेबस पढ़िए, उसको याद कर जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। तो क्या याद कर जाइए मतलब क्या हुआ? क्या लिटरली उसको याद कर जाइए, सब बाई सब वर्ड बाई वर्ड याद कर जाइए? नहीं, उनका यही कहने का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस पेपर में कौन कौन टॉपिक है और कहाँ कहाँ से सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। आपको उन सब टॉपिक को डिटेल में जाके कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करना है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भाई आप इस रेस से बाहर हो जाइएगा, या कहीं कुछ दूर जाकर आप बाहर हो जाइएगा। या प्रीलिम्स निकला तो मेंस में बाहर हो जाइएगा, मेंस निकला तो इंटरव्यू में बाहर हो जाइएगा। तो एक तरीका आपको विकसित करना पड़ेगा कि सिलेबस की अच्छी समझ हो और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको एनालाइज करके आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। 2S में अपना 1 पॉइंट सिलेबस का था और 1 पॉइंट है स्ट्रैटेजी का। देखिए स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी में बहुत सारी चीज़ें आती है। क्या क्या चीज़ें आती है? पहला आता है राइट रिसोर्सेज या बुक। जो किताब हम पढ़ रहे हैं वो किताब हमारी सही होनी चाहिए। दूसरा आता है राइट वे ऑफ स्टडी या स्टडी आवर्स। हमारे पढ़ने का तरीका कैसा है और हम कितना घंटा पढ़ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आप उम्मीद कर रहे हैं भाई कि हम 2 घंटा पढ़ के SDM बन जाएंगे, तो ये गलत चीज़ है। आप नहीं बनिएगा, आप कितने भी ब्रिलियंट हैं नहीं बनिएगा, आपको समय लगेगा, 3 साल 2 साल 4 साल लग जाएगा। तीसरा बात आता है राइट इन्वायरमेंट, कि जहाँ आप तैयारी कर रहे हैं वो सही इन्वायरमेंट है कि नहीं। और चौथी बात आती है कि राइट गाइडेंस आपको मिल रहा है कि नहीं। देखिए सही रिसोर्सेज की बात करते हैं, सही किताबों की बात करते हैं। सबको पता है कि कौन कौन किताबें पढ़नी चाहिए और कौन कौन किताबें नहीं पढ़नी है। जैसे पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पढ़ना है, वो कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, उसी से हमारा क्लियर होता है। सेकंड चीज़, हिस्ट्री के लिए हमको मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा पढ़ना ही पढ़ना है। एंशियंट और मेडिवल के लिए हमको ओल्ड NCERT पढ़ना ही पढ़ना है, या तमिलनाडु बोर्ड की भी बुक आती है वो, उसको भी लोग प्रेफर करते हैं। या अगर ये सब में से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो हमको SK पांडे की तीनों किताबें, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत पढ़नी ही पढ़नी है। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल पढ़नी ही पढ़नी है। ये सब जानते हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं। इकोनॉमिक्स के लिए, हाँ इकोनॉमिक्स के लिए याद रखिएगा। देखिए इकोनॉमिक्स में जो BPSC में सवाल आते हैं ना, वो बहुत घुस घुस के डेप्थ वाले सवाल नहीं आते, वो ऊपर ऊपर वाले सवाल आते हैं। जैसे
आपको प्लानिंग कमीशन से आ जाएगा, नीति आयोग से आ जाएगा, कोई छोटी मोटी स्कीम चलाई गवर्नमेंट उससे आ जाएगा। तो ज़्यादा डेप्थ में जाके यहाँ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिलेबस का समझ आएगा काम, ठीक है। तो ये राइट रिसोर्सेज बुक आपको पता होना चाहिए, और पता होता है इन जनरल, सबको पता होता है मोटा मोटी। करंट अफेयर्स में फिर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। देखिए करंट अफेयर्स में 4-5 मैगजीन नहीं करना, एक महीने का एक मैगजीन उठाइए, उससे 100 से 200 पॉइंट निकालिए उस महीने के, वन लाइनर, और उसको याद कर जाइए बीपीएससी के लिए, उससे बाहर नहीं आएगा। और लास्ट में एग्ज़ाम के समय, एक एग्ज़ाम से 1 महीना 1.5 महीना पहले बहुत सारे लोगों का कंपाइलेशन आता है, बहुत सारे पब्लिकेशन का कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर्स को, उसमें से कोई एक मैगजीन उठाइए, पूरा पढ़ जाइए। बहुत सिंपल तरीका है, इससे आपका प्रीलिम्स पूरा क्लियर होता है। अगर आप जो 4-5 मैगजीन इधर उधर करने लगेगा तब तो फिर हो गया, फिर तो आपका नहीं होगा, बात मान लीजिए। कारण क्या है, क्योंकि देखिए कोई भी एक किताब कंप्लीट करने के बाद जो ज्ञान आपको मिलेगा, ठीक है, वो आप 4 किताब 5 किताब पे जंप करते रहेगा, वो आपको नहीं मिलेगा, पूरा एक किताब भी नहीं हो पाएगा। तो पूरा जब तक नहीं होता है तब तक दूसरे किताब पे नहीं जाना। पूरा करने के बाद उसका रिवीजन भी करना होता है। ये नहीं कि किताब पढ़े, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, उसको साइड किए और फिर विपिन चंद्र चालू कर दिए, नहीं। आप स्पेक्ट्रम पढ़ें तो उसी को 4 बार 5 बार पढ़िए, क्योंकि उसमें इतना फैक्ट और इतना एनालिसिस है, उसको याद करते करते आपको ख़त्म हो जाएगा, वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए कि एक किताब आप 5 बार 6 बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। देखिए इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं, वो उनके ग्रुप से मैंने बात किया, मैंने भी वहाँ रहा है कुछ दिन वहाँ मैंने समय स्पेंड किया, उन लोगों से मैंने बात की, तो वो बताते हैं कि वो एक बुक एटलीस्ट 4 टाइम्स रिवाइज करते हैं। मैं जिस ग्रुप से मिला था, हालांकि ऐसे ग्रुप भी होंगे जो नहीं पढ़ते होंगे, मुझे नहीं पता वैसे लोग का, तो जो लोग पढ़ते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। और उन्होंने मेंस भी दिया है, मतलब यूपीएससी की बात करूँ मैं, उन्होंने यूपीएससी के बारे में बताया कि भाई हम लोग कोई भी किताब 4 बार से कम नहीं रिवाइज करते हैं, जिस साल भी अटेम्प्ट देते हैं। जैसे अगर वो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 4 टाइम्स वो पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर बोलते हैं भाई हमको संतुष्टि नहीं मिलता, भाई लगता है कि एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं हमने की। तो इस टाइप से आप बना लीजिए कि जो भी किताब आप पढ़ेंगे उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, और कम से कम 4 बार तो आपको पढ़ना है। देखिए आपका कंपटीटर अगर 4 बार पढ़ रहा है और आप सोचे कि 2 ही बार पढ़ के हम संतुष्ट है, मेरा हो जाएगा, तब आप गलत फहमी में रह रहे हैं। ये एग्ज़ाम देखिए कंपटीशन का है, अगर सामने वाला तेज़ दौड़ रहा है और आपको उससे जीतना है तो आपको भी तेज़ दौड़ना पड़ेगा। आप जो ये सोच रहे हैं कि भाई हम पैदल चल के उससे आगे निकल जाएंगे, तब मुश्किल है, फिर बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। देखिए अगला चीज़ है कि राइट वे ऑफ स्टडी। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं दिल्ली में। मैं दिल्ली का थोड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे समय स्पेंड किया और मैंने देखा लोग कैसे पढ़ते हैं। देखिए वहाँ पे लोग लाइब्रेरी स्पेंड करते हैं, लाइब्रेरी क्यों माफ़ कीजिएगा, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। क्यों ज्वाइन करते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन करने का बड़ा सिंपल रीज़न है उनका कि भाई हमको अपने रूम में आना है और रूम में खाने के और सोने के अलावा और कुछ नहीं करना, और जैसे ही लाइब्रेरी में जाना वहाँ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना। यानी एक तरीके से उनका माइंड उस टाइप से वर्क करने लगता है कि भाई मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने में जाए, ठीक है। तो इस टाइप की व्यवस्था अगर आप अपना बना सकते हैं कि एक पढ़ने का निश्चित कोना या पढ़ने का निश्चित रूम या पढ़ने के एक निश्चित समय को निर्धारित कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आप पॉइंट उठता है कि क्या ग्रुप स्टडी किया जा सकता है या सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी दोनों का आप मिक्स्ड वे में यूज कीजिए। सेल्फ स्टडी कब, जब आप चैप्टर को खुद से पढ़ रहे हो समझ रहे हो तब, और ग्रुप स्टडी का कब यूज करना है, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ के, एक दूसरे से कंसेप्ट समझ के, जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है उस तरीके से आप जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं और समअप कर सकते हैं। स्टडी आवर, देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो 12 घंटा 14 घंटा बोलता है वो फालतू की बात है, वो सब रेगुलर स्तर पे वो पढ़ाई नहीं होती है। वापस से मैं उसी ग्रुप का एग्जांपल दे रहा हूँ। वो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग 8 से 10 घंटा रेगुलर पढ़ते हैं, उससे कम नहीं होने देते, उससे ज़्यादा भी नहीं होता है, वो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। वो लोग कहते हैं भाई हम लोग भी गाना सुनते हैं, कभी वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते देखते, और यहाँ तक बोलते हैं कभी कभी वो लोग खेलने कूदने भी निकल जाते हैं। ये कोई फालतू की बात नहीं है। खेलने कूदने से बोलता है कि भाई मस्तिष्क उनका सही काम करता है और एक टाइप की ऊर्जा बनी रहती है। पढ़ते पढ़ते बोर्डम टाइप से होता है, मस्तिष्क भी मोनोपोलाइज हो जाता है एक ही टाइप का काम करते करते, तो उसको भी भाई वापस से संचार चाहिए
तो इसके लिए बोलते हैं कि कभी कभी तो हम लोग खेलने कूदने भी निकल जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारा जो एवरेज है वो 8 से 10 घंटा बना रहता है। तो आप सोच लीजिए कि आपका प्रतिद्वंदी अगर 8 से 10 घंटा पढ़ रहा है तो आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं? 2 घंटे 4 घंटे में आप सोच रहे हैं बीपीएससी निकाल लेंगे, तो मुश्किल है ना। फिर आप तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे तभी निकलेगा। अगर आप हैं तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं भाई, आप पढ़िए। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको करना पड़ेगा, 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। और 12 घंटे 14 घंटा वाला वो फालतू की बात है। 12 घंटा आप पढ़ सकते हैं 1-2 दिन, लेकिन रेगुलर स्तर पे वो नहीं होता। रेगुलर स्तर पे होता 8 से 10 घंटा, और उसको आप बना के रखिए। थर्ड होता है राइट इन्वायरमेंट। देखिए वो मैंने उनसे पूछा था उस ग्रुप में से कुछ लोगों से कि भाई आप लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करते हैं, आप रूम पे क्यों नहीं पढ़ते? तो उनका एक उदाहरण था कि भाई लाइब्रेरी हम लोगों ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ पे दूसरे लोग को पढ़ते देख के हमको भी पढ़ने का मन होता है। कभी कभी मन करता है कि मूवी देख ले, कभी भी मन करता है गाने सुन ले, तो हम दूसरे अगल बगल वालों को देखते हैं अपने लाइब्रेरी में, तो हम भी उनको देख के पढ़ने लगते हैं, गाने सुनने का ख्याल मन से त्याग देते हैं, वो हट जाता है। तो ये होता है इन्वायरमेंट। मतलब आपको आपके न्यूनतम स्तर पे कोई प्रमोट कर रहा है वापस से अपने कार्य में लाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के चलते देखिए इन्वायरमेंट का बहुत असर पड़ेगा। दिल्ली में रिजल्ट ज़्यादा क्यों आता है? उसका एक कारण यही है, सिंपल सा कारण यही है कि भाई सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो उससे प्रमोट होते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं और अपना काम करते हैं तेज़ी से। बाकी दूसरी बात है कि भाई दिल्ली में फैसिलिटी भी ज़्यादा अवेलेबल है, अच्छे कोचिंग संस्थान है वहाँ, लेकिन सबसे मेन रीज़न यही है कि वहाँ एक अच्छा वातावरण बना हुआ, अच्छा माहौल बना हुआ। तो अगर आप अपने ग्रुप में वैसे कुछ लोगों को शामिल कर सकते हैं या है वैसा ग्रुप, तो उसको यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़िए। चौथा पॉइंट है राइट गाइडेंस। देखिए गाइडेंस सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत गाइडेंस में जाइएगा तो आपको फिर गलत बुक पकड़ा दिया जाएगा। वो बंदा बोलेगा जिसके गाइडेंस में आप हैं, वो बंदा बोलेगा, या वो कोचिंग संस्थान भी हो सकता है, वो बोलेगा कि भाई ये बुक पढ़ लो, ये मैगज़ीन कंप्लीट कर लो, और वो मैगज़ीन में वो बात है ही नहीं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है या जहाँ से सवाल बनने के ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो फिर गलत गाइडेंस आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपको सही गाइडेंस चाहिए। अब सही गाइडेंस क्या होता है? सही गाइडेंस वो होता है जो आपको बीच बीच में ये भी बताए कि आप कितना पानी में है। ठीक है, ये नहीं कि आपका दोस्त है आपको तो बोल रहा है भाई तुम बहुत पढ़ रहे हो, तुम तो 12 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, 12 घंटे 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका इवैल्यूएशन भी होना चाहिए, आपका मूल्यांकन भी उस स्तर पे होना चाहिए कि क्या आपका आउटपुट उतना निकल रहा है। तो गाइडेंस इस सेंस में भी होना चाहिए कि आपको रेगुलर टेस्ट ले सके कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आप हो सकता है कोई सीनियर को अपना गाइडेंस बना सकते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट को बना सकते हैं, कोई टॉपर को बना सकते हैं जो आपके जान पहचान का हो, या आप अगर कोई नहीं अवेलेबल हो तो आप अपने ग्रुप में इस टाइप का माहौल बनाइए कि एक दूसरे से गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इस बात को समझिए, बिना गाइडेंस के आप इधर उधर भटक जाइएगा। संभव है कि आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको श्योर शॉट मारना है इसमें, एग्ज़ाम में सफल होना श्योर शॉट, तो भैया आपको गाइडेंस लेना ही पड़ेगा। चाहे वो आप कोचिंग संस्थान का लीजिए, किसी यूट्यूब चैनल का लीजिए, किसी भी पास आउट स्टूडेंट का लीजिए, किसी भी टीचर का लीजिए, जिसका लेना है लीजिए, लेकिन आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। ये आप बना के रखिए। और अगर नहीं है तो अपने ग्रुप में वैसा बनाइए स्ट्रैटेजी कि आपस में एक दूसरे को गाइड कर सके, एक दूसरे का टेस्ट ले सके और ये बता सके भाई तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, गलत बुक पढ़ रहे हो, गलत एक्टिविटी में हो। ये सब एक दूसरे को गाइड करते रहे। गाइड करने का मतलब क्या हुआ कि आप जिस रास्ते पे चले थे उस रास्ते पे अभी भी चल रहे हैं कि नहीं, उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप उस रास्ते से भटक तो नहीं गए। तो ये आपको नहीं पता चलेगा, ये सामने वाले को पता चलेगा, आपके दोस्त को पता चलेगा, आपके मेंटर्स को पता चलेगा, आपके एडुकेटर को पता चलेगा, आपके टीचर्स को पता चलेगा। तो इस तरीके से आप अपना गाइडेंस भी प्रॉपर लेते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 3P फार्मूला है, इसको समझिए। सिंपल है, कुछ खास चीज़ नहीं है। बस मैंने टॉपर्स का वीडियो देखा और मैंने सोचा, मैंने खोजा पहले कि भाई सब में क्या कॉमन बात आती है। उन सभी कॉमन बात को लिखा, तो उसको मैंने इन सभी वर्ड्स में समराइज किया, उसकी समरी बनाई, तो यही सब निकले। देखिए 3P फार्मूला होता है, पहला P है पेशेंस, दूसरा P है परसिवरेंस, और तीसरा P है सबसे इंपॉर्टेंट पागलपन। P स्टैंड्स फॉर पेशेंस। देखिए पेशेंस का मतलब हो गया धैर्य। धैर्य का मतलब क्या है? तो
तो आप देखिएगा बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि भाई हमको नहीं भी समझ में आता था, शुरू शुरू में लगता था नहीं निकल रहा है, तब भी क्लास कर रहे हैं, तब भी पढ़ रहे हैं। अब टीना डाबी का सुनिएगा इंटरव्यू, तो वो कहती थी कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन लगता था कि भाई अब हमसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ी और लास्ट में रिजल्ट हम लोग के सामने है। यानी धैर्य बना के रखना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट अगर टफ लग रहा है, अगर ये यात्रा टफ लग रहा है, तो भाई कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। विंस्टन चर्चिल का एक बहुत ही फेमस कोट है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं वो, विंस्टन चर्चिल कौन थे? विंस्टन चर्चिल बेसिकली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, और वो उस समय थे जब ब्रिटेन काफ़ी संकट के दौर से गुजर रहा था, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास के थे वो। देखिए वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नरक से भी गुजर रहे हैं तो नरक से गुजरने का तरीका, उस पर चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, तभी तो नरक पार कर पाइएगा। नहीं तो अगर आपको लगेगा कि नहीं अब तो नरक हम यही है अभी, तब कैसे पार करिएगा? वहीं रुक जाइएगा, और रुक जाइएगा तो फिर नरक में ही फंस जाइएगा। तो उनका सिंपल से ही कहने का मतलब था कि आपको अगर कोई चीज़ कठिन लग रहा है फिर भी करते रहिए, एक दिन वो आसान हो जाएगी। ठीक है, तो पेशेंस का मतलब यही है कि अगर कोई चीज़ आपको टफ लग रहा है, अगर मान लीजिए आपको आर्टिकल्स याद नहीं हो रहे हैं पॉलिटी में, टफ लग रहा है, लेकिन फिर भी आपको करना है, रुक कर लेकिन करना है, छोड़ना नहीं है। हिस्ट्री में डेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रीटी आ रही है, बहुत सारा इधर उधर आ रहा है, इधर उधर का ईयर आ रहा है, बहुत सारी घटनाएं आ रही, याद नहीं हो रहा है। तो भाई नहीं याद हो रहा है, ये कह देने से क्या वो काम हो जाएगा? तो आंसर है नहीं, उसको करना पड़ेगा। तो यही कहना था विंस्टन चर्चिल का, और यही कहना है हमारे सभी टॉपर्स का कि भाई आप क्या कीजिए, आपको कोई चीज़ कठिन लग रहा है तो उसमें पेशेंस बनाए रखिए, उस चीज़ को करते रहिए, करते करते वो चीज़ आप सीख जाइएगा। दूसरा पॉइंट है 3P स्ट्रेटजी का, परसिवरेंस मतलब होता है लगे रहना। अब लगे रहना पेशेंस से अलग कैसे, इसको समझते हैं। देखिए लगे रहने का मतलब ये होता है कि देखिए आदमी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, इधर उधर होते रहता है, आदमी का जीवन है भाई, जीवन है तो होगा ही। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम यूपीएससी या बीपीएससी माइंड में सोच के चले और बीच में कुछ समस्या आई तो छोड़ दिए, गेट की तैयारी करने लगे, वापस आए तो एसएससी की तैयारी करने लगे, इधर आए तो बैंकिंग की तैयारी करने लगे। नहीं, इसमें आपको लगे रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली लगे रहना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा मतलब परसिवरेंस का ये भी है कि देखिए आप हर दिन उठिएगा तो आपको वही बोरिंग काम करना पड़ेगा कि आपको अपनी हिस्ट्री बुक खोलनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी की बुक खोलनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो आप सवाल ये उठता है कि भाई कब तक हमको लगे रहना है, कैसे हम करेंगे, माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जो भी है सवाल, उसके जवाब आप खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए, लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपको लगे रहना है, आपको करते रहना, वो काम को करते रहना, तभी आप उस काम को पूरा कर पाइएगा। एक बार पढ़ लिए, आपको लगेगा नहीं पढ़ लिए भाई अब नहीं होगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब दोबारा भी पढ़ लिए, लगेगा कि नहीं पढ़ पाएंगे, अब हो गया भाई, तीसरा पढ़ना है, तीसरी बार पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि लगे रहना, उस काम को करते रहना। ये नहीं कि भाई ये 4 दिन पढ़ लिए 10 घंटा 12 घंटा और उसके बाद 14 दिन घूम रहे हैं, ये गलत तरीका है। 8 घंटा ही पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, लेकिन हर दिन पढ़िए 8 घंटा, उससे कम नहीं होने दीजिए, कभी कभी ज़्यादा भी कर लीजिए। तो ये होता है परसिवरेंस का मतलब कि लगे रहना, मतलब किसी भी रुकावट की वजह से या कोई भी समस्या की वजह से इधर उधर नहीं भटक जाना, अपना काम को करते रहना। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पागलपन। पागलपन का मतलब क्या हुआ? पागलपन का मतलब ये हुआ कि कुछ भी हो जाए भाई, हमको कोई कितना भी डांट ले, हमको कोई कितना भी रोक ले, लेकिन हमको ये काम करना है। एक उदाहरण देता हूँ मैं, मान लीजिए आपने कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन किया, आप गए पूछने कुछ चीज़, मान लीजिए आपको इकोनॉमी में कोई समस्या हो रही है, पॉलिटी में कोई समस्या हो रही है, आप गए पूछने, आपको टीचर ने समझाया, आप समझे नहीं, लेकिन सर हिला के चले आए। आपको डर लग रहा है कि मैं दोबारा पूछने जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, या इवन क्लास में भी पूछने में आपको शर्म लगता है। ये फालतू की चीज़ें हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके मन में आ रही है तो आप अपने लक्ष्य के प्रति पागल नहीं हैं,
पागल आदमी को क्या दिखता है कि भाई हमको कोई मतलब नहीं, हमको अपना एक्टिविटी करना ही करना है। भाई हमको अगर डाउट हो रहा है, हमको अगर सवाल पूछना है टीचर से, तो हमको हंसे क्या, हमको मारेगा भी तो भी हम सवाल पूछेंगे। इस टाइप का अगर जज्बा आपके अंदर नहीं है तो आप फिर अपने लक्ष्य के प्रति पागल नहीं है, अपने लक्ष्य के प्रति जुझारू नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई रोक रहा है, डांट रहा है, भगा रहा है, आपको बोल रहा है कल आना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप मतलब डर जाइए, रुक जाइए, मना कर दीजिए कि नहीं नहीं अब हम नहीं पूछेंगे, ये होगा वो होगा। चुपचाप आप जाइए और सवाल पूछिए। मना क्यों करेंगे सर? भाई देखिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन आप ज्वाइन किए हैं तो सिंपल सी बात है कि आप वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं तो डाउट तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इसमें तो आपकी कमी है ना कि आप उस चीज़ को अदरवाइज लेके ये सोच रहे हैं कि भाई हम पे सब हंसेगा, हम हमारे बारे में क्या सोचेगा। ये सब नहीं सोचना है, ये सब नहीं करना है। मतलब सिंपल सा बात यह है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति इतना फोकस होना चाहिए कि आप इधर उधर की चीज़ें नहीं सोच रहे हैं, आपको बस अपना लक्ष्य दिख रहा है और उसके प्रति आप पागल है, मतलब एकदम जुनूनी टाइप से हो गया कि नहीं हमको यही करना है, यही चाहिए, इसी टाइप का चाहिए, यही एग्ज़ाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तब ये एग्ज़ाम निकलेगा। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ ये एग्ज़ाम एक्स्ट्रा रिक्वायर करता है ना, नहीं तो हर कोई SDM DSP या IAS बन जाता। तो आपके अंदर वो एक्स्ट्रा चीज़ लानी पड़ेगी ना। वो एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है पागलपन। ये इतना पावरफुल चीज़ है ना कि अगर आप कितने भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड ख़राब है, आप कितने भी आर्थिक तौर पे अक्षम है, आप नहीं है भाई बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब कितनी भी समस्या हो ना, अगर आपके अंदर पागलपन है ना, आप पूरा कर लीजिएगा। ढेरों उदाहरण है, स्टडी छोड़िए और दूसरे फील्ड में उदाहरण है, दोनों पैर कट गए फिर भी ब्लेड लगा के दौड़ा और वो जीत गया रेस। बहुत सारे उदाहरण है, बताने की ज़रूरत नहीं, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आप पढ़िए, नेट पे पढ़िए, हज़ारों लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। तो ये पागलपन, ये जुनून आपको अपने अंदर रखना है, उसको बनाए रखना है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हुआ 2S और 3P फार्मूला। अब देखिए आते हैं लास्ट सेक्शन में। अब ये जो है सेक्शन, ये है क्वालिटी कंटेंट की बात करता है कि ठीक है भैया, बुक भी हमको मिल गया, स्ट्रेटजी भी बना ली है, राइट इन्वायरमेंट भी है, हम डेली मेहनत भी करते हैं, लगे रहते हैं, पागलपन भी है, सब चीज़ है। तब आपको अब इस कोरोना के टाइम में कैसे पढ़ना है ये आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ। देखिए, ऑनलाइन स्टडी का आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी का आप सहारा लीजिए, लेकिन एक चीज़ समझिए, ऑनलाइन स्टडी में आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे फालतू की चीज़ें बताई जाती है। क्वालिटी कंटेंट का मतलब समझिए, क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको जो वीडियो बनाया उसमें कितना रंगीन फ़ोटो लगाया है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो कौन वारेन हेस्टिंग का फ़ोटो लगाया है, कौन कॉर्नवालिस का फ़ोटो लगाया है, कौन टिप्पू सुल्तान का फ़ोटो लगाया है, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए आपको चाहिए उसमें से जो काम किया है वो सब आपको पढ़ना है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो पढ़ना है। ऐसा पढ़ने बैठिएगा तो हज़ारों चीज़ें, अब पढ़ने बैठिएगा तो रॉबर्ट क्लाइव की एक उस पर बायोग्राफी लिखी गई है कि कैसे वो आत्महत्या कर लेता है, क्या कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे पढ़िएगा तो फिर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो आपको अपनी बुद्धि से, आप अपने लॉजिक से ये सोचिए, खोजिए कि ऑनलाइन स्टडी अगर मैं कर रहा हूँ, चाहे वो मैं ऑनलाइन नेट से पढ़ रहा हूँ या यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ, तो क्या वो मेरे को फ़ायदा कर रहा है। ठीक है, आप ये मत देखने में जाइए कि कितना अच्छा वीडियो बनाया है, एकदम देखने में तो बहुत दिल खुश हो रहा है। क्या आपको वो काम की बात बता रहा है? क्या आपको बता रहा है कि इस टॉपिक से कहाँ कहाँ से सवाल पूछे गए थे, इस टॉपिक्स में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है? अगर हाँ तो फिर उस चैनल को फॉलो कीजिए, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भाई ये हमको पढ़ा रहा है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम उस चीज़ को पढ़ने से निकलता है तभी तो उसको फॉलो कीजिएगा ना, नहीं निकलता तो फिर क्यों, काहे का फॉलो करना। और वो तभी निकलेगा तब आप चेक कर पाइएगा क्या ये उस टाइप का पढ़ा रहा है जो परीक्षा की ज़रूरत है। और उसको चेक करने का सिंपल तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। जैसे भाई अगर कोई टॉपिक है और मेरे को पता ही नहीं है कि इसमें क्या पूछा जाता है, किस टाइप का, तो मैं तैयार किस तरीके से करूँगा, उसमें तो हज़ारों चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, तो ये पैरामीटर पे आप जज कीजिए। कोरोना का टाइम है, ऑनलाइन स्टडी कीजिए। और दूसरी बात है कि ऑनलाइन स्टडी के साथ सेल्फ स्टडी भी कीजिए। जैसे जो टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, मान लीजिए आपने पढ़ा कि सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाया, ठीक है, तो अगर जिस भी यूट्यूब चैनल में आप पढ़िएगा या मेरे ही यूट्यूब चैनल में पढ़िएगा, जहाँ भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर को जाके अपने किताब से पढ़िए। अगर कोई यूट्यूब चैनल ये कहता है कि आप हमारा वीडियो देखिए और SDM बन जाइएगा, तब आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है।
आज तक कोई भी एसडीएम या कोई भी आईएएस सिर्फ यूट्यूब चैनल देख के नहीं बना है, उससे मदद लेता है, लेकिन मदद लेने के बाद खुद से उस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो कोई नहीं बना सकता आपको, भले आप उस यूट्यूब चैनल को या किसी भी यूट्यूब चैनल को 50 बार देख ले, 100 बार देख ले, कोई भी वीडियो को कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये हुआ कि आप इस कोरोना के टाइम में ऑनलाइन स्टडी कीजिए। कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है या किसी भी चैनल को आप फॉलो करते हैं तो रेगुलर उसको फॉलो कीजिए, और उस टॉपिक को आप जिस भी बुक से फॉलो करते हैं, सही बुक से, जिस भी बुक से भी नहीं, सही बुक से उसको पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। ये पैटर्न अगर आप अपनाते हैं तो आपका बीपीएससी निश्चित रूप से निकलेगा। देखिए समस्या क्या आती है, एक चीज़ और समझना चाहिए हम लोगों को कि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है ना, सबसे टफेस्ट स्टेज है। 2.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से सेलेक्ट हुए हैं, 65वीं का मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, 2,57,000 के आसपास लोग फॉर्म भरे थे और उसमें से सेलेक्ट एग्ज़ाम दिए थे। जो भी 2,57,000 फॉर्म भरे थे, बेसिकली एग्ज़ाम कितने दिए ये तो नहीं डाटा था, और उसमें से सेलेक्ट हुए हैं मात्र 6,500 लोग। देख लीजिए कितना कंपटीशन है। तो सबसे बड़ा कंपटीशन आपका प्रीलिम्स स्टेज में है, ठीक है। अगर प्रीलिम्स स्टेज में आप इस कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं, जीत जाते हैं इसको, मतलब इससे सफल होकर मेंस में आ जाते हैं, तब वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम है। इस बात को समझिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उस तरीके से काम कीजिए। किसी भी टॉपिक को ऑनलाइन पढ़िए यूट्यूब चैनल से, जिस भी चैनल से पढ़ना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप मेरे से ही पढ़िए या किसी से नहीं, लेकिन हाँ वहाँ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि वो बताता रहे कि भाई ये प्रीवियस ईयर यहाँ से आता है, इस टाइप के टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पता चलेगा आपको दुनिया जहाँ का सब चीज़ पढ़ा दिया और जो एग्ज़ाम में आता है वो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखिए कि चैनल देखिए, वीडियो देखिए, उसको अपनी किताब से पढ़िए, सही किताब से, और फिर उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। दूसरा, जैसा मैंने पहले बताया, सही गाइडेंस आपको लेना पड़ेगा। बिना गाइडेंस का आप इस एग्ज़ाम के समुद्र में खो जाइएगा। एक तरीके से आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस किनारे लग गए हैं, ठीक है। तो सही गाइडेंस लेना ज़रूरी है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मतलब टेस्ट पेपर का, मॉक टेस्ट का, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दोनों का, ठीक है। यानी आपको पढ़ना है अपने बुक से, उससे माफ़ कीजिएगा, पहले सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए। अगर डाउट होता है डायरेक्ट आप बुक भी पढ़ सकते हैं। अगर आप सक्षम है कि भाई अपने से पढ़ के समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पेपर लगाइए, ठीक है। थर्ड चीज़, इमोशन पे काबू रखिएगा। इमोशन पे काबू रखिएगा मतलब ये कि एक, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ना चालू किया और आपको हिस्ट्री में इतना मज़ा आ गया कि आप मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इतना मज़ा आ गया कि पहले आप बिपिन चंद्र पढ़ें, फिर स्पेक्ट्रम पढ़ें, फिर BL ग्रोवर ले आए, फिर और किताब ले आए, फिर मतलब क्या है भाई, मतलब एग्ज़ाम क्लियर करना है ना आपको थोड़ी स्कॉलर बनना, विद्वान बन के थोड़ी घूमना है। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए इमोशनल नहीं, लॉजिक खोजिए कि भाई हम ये बुक पढ़ रहे हैं, हम इस बुक को पढ़ने में 15 दिन, 20 दिन, महीना भर लगा रहे हैं, तो क्या इस बुक को पढ़ने के बाद मेरा महीना भर का जो मेहनत है वो एग्ज़ाम के दिन सफल हो पाएगा? अगर हाँ तो फिर आप पढ़िए, नहीं तो फिर उस बुक को नहीं पढ़िए। अब अगर आप बिपिन चंद्र की मोटी वाली किताब लेकर बैठ गए तो आपको बैठा देगा, फिर एग्ज़ाम बुक क्लियर करने नहीं देगा। मतलब इमोशनल नहीं होना है। ये नहीं कि हाँ एक वीडियो देख लिए, उस पर कोई भाई साहब बता दिए आपको कि ऐसे ऐसे करना है तो यही कर लें, उसमें लॉजिक नहीं खोजिए। नहीं, इवन जो मैं बोल रहा हूँ उसमें भी आप लॉजिक खोजिए। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तभी फॉलो कीजिए, नहीं सही बोल रहा हूँ तो मत फॉलो कीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन अगर लॉजिक है और सही लॉजिक है तब उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आपको बोल रहा है कि भैया छठा का भी हिस्ट्री पढ़ो, 7वां का भी पढ़ो, 8वां का भी पढ़ो, 9वां का भी पढ़ो, 10वां, तो भाई हिस्ट्री से पढ़ना है तो उसको तैयार करने का कोई तरीका होगा कि भाई छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां है तो सभी हिस्ट्री बुक को तैयार करने का कोई तरीका है कि एक एक करके वैसे NCERT पढ़ते रहे तो NCERT पढ़ते पढ़ते ही टाइम लग जाएगा, फिर पता चलेगा NCERT पढ़े तो फिर आगे वाला पढ़े तो पीछे वाला भूल गए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इस सब चीज़ को समझना पड़ेगा। इमोशनल नहीं होना है आपको कि कोई कुछ बोल दिया तो बस सुन लिया, उसी रास्ता पर दौड़ गए। लॉजिकली सोचना है, तर्कपूर्ण तरीके से सोचना है कि क्या ये चीज़ काम करेगी या क्या ये चीज़ सही है। देखिए तर्क बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर भावना में बह जाइएगा कि भैया कोई बोल दिया 18 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा पढ़, आप ही खुद सोचिए क्या ह्यूमनली पॉसिबल है? क्या मानव डेली 18 घंटा पढ़ सकता है? अरे एक आध दिन कोई पढ़ लिया तो पढ़ लिया, या 2 दिन पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन हर दिन 18 घंटा पढ़ना संभव नहीं है। तो हम 2 दिन 18 घंटा पढ़े और 10 दिन ना पढ़े, इससे बढ़िया है कि 8-8 घंटा ही पढ़े हम 10 दिन, ठीक है।
तो ये सब लॉजिकली सोचिए और इसको समझिए और यही सब चीज़ को फॉलो कीजिए। ठीक है, अब आते हैं अपने कंक्लूजन सेक्शन में। देखिए, कंक्लूजन में मेरा बस सिंपल सा ये कहना है कि यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, लोगों ने पहले भी करके दिखाया है और आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये सब पैरामीटर पे अपने आप को जज करना पड़ेगा कि भाई ये सब पैरामीटर पे मैं कहाँ ठहरता हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, क्या जितनी बातें कही गई इन सभी को मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ, कि कोई और चीज़ छूट रहा है या कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को एसेस कीजिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को पूरा का पूरा समय दीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं कि नहीं। और अगर आप सही ट्रैक पे, तो मेरा विश्वास मानिए कि आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। और मेरा तो इतना मानना है कि देखिए, आपका माइंड इतना पावरफुल है और आपका कहने का मतलब सभी का माइंड इतना पावरफुल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा छोटा इंसान अगर चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपके अंदर वो जुनून है, वो पागलपन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस ज़रूरी है कि उस चीज़ को बनाए रखना और उस पर काम करते रहना सही डायरेक्शन में। और उस सही डायरेक्शन में काम करने के लिए ये सब पैरामीटर ज़रूरी है जो मैंने आपको बताया। अगर आप ये रेगुलर काम करते हैं, रेगुलर उस पर लगे रहते हैं, तो मेरी बात मानिए, निश्चित रूप से आप पहली बार में BPSC कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो आपको सही लगता है। सही लगता है मतलब जो आप पूछना चाहते हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी आपको अगर इच्छा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं इच्छा मत कीजिए, वो आप पे, वो सब फालतू की चीज़ें कि भाई सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए। देखिए, मैं अपने लेक्चर वाले वीडियो में भी समझाता हूँ लोगों को कि मेरे से पूछते हैं, कुछ मैसेज आते हैं कि भैया ये जो आप वीडियो बना रहे हैं ये तो आपका हैंड रिटन है, आप तो पेज को स्कैन करके बना रहे हैं, आप प्रॉपर स्लाइड नहीं टाइप कर रहे हैं। मैं उनको यही समझाता हूँ कि भैया हम इसको टाइप करके दे देंगे तो क्या आपको याद हो जाएगा ये एक बार में? हाँ, ना आपको उस तरीके से फ़ायदा है ना आपको इस तरीके से घाटा है, तो काहे इसके चक्कर में पड़े हैं कि हम इसको हैंड रिटन दे रहे हैं कि स्लाइड बना के दे रहे हैं। आप इससे पढ़िए, इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाइए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ऐसे मतलब आपको कहना उचित नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से समझिए कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब इस रेस में बस ऐसे ही दौड़ रहे हैं, उनको बस आलतू फालतू की चीज़ों से मतलब है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप उस भीड़ से अलग हो, क्योंकि भीड़ में जाइएगा तो आप खो जाइएगा। अगर भीड़ से अलग होना है तो आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जो भीड़ फॉलो करती है। भीड़ को चाहिए भाई कि एकदम दमादम चकाचौंध वाला वीडियो हो और हम उसको देखें और मज़ा आ जाए। भाई पढ़ाई मज़ा वाला काम ही नहीं है। आप एक बात बताइए हमको, आप ऑफलाइन लेक्चर ज्वाइन करते हैं तो क्या वहाँ पे वो स्लाइड बना के पढ़ाया जाता है कि टीचर आता है बोर्ड पे लिखता है और पढ़ा के चला जाता है, या डिक्टेट कराता है आपको कॉपी में लिखवाता है? हाँ, तो उस तरीके से सोचिए, जब वहाँ स्लाइड बनाता ही नहीं है तो स्लाइड की ज़रूरत क्या है? ये तो हमारी मजबूरी है कि हम लोग लिख नहीं पाएंगे, या हमारे पास उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम वीडियो बनाते समय लिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमको मजबूरी में लिख के पहले देना पड़ रहा है। ठीक है, ये ऑनलाइन स्टडी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जिस समय जो चीज़ आप बोल रहे हैं उसको उस समय आप नहीं लिख रहे हैं, या लिखने में डिले होता है। ठीक है, अब ये साइकोलॉजिकली आप इस बात को अगर समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना मान लीजिए कि जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसका तोड़ कुछ नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। जो बोर्ड पे लिख के पढ़ाया जाता है उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, कोई ऑनलाइन क्लास और कुछ भी उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप जहाँ से भी फॉलो करते हैं, और अगर मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो कोई इशू नहीं है, कीजिए उसको, रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। अभी हमने हिस्ट्री का सेक्शन चालू किया है, और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो उतना अच्छा नहीं है तो आप नहीं फॉलो कीजिए, लेकिन हाँ ये याद रखिए कि जिस भी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं वो एग्ज़ाम फोकस्ड है कि नहीं, एग्ज़ाम में आपको उससे मदद मिलेगी कि नहीं। अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आया, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा, और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, लॉकडाउन में बचे रहिए कोरोना वायरस से, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।